हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट क्विज़ बहुत ही जल्दी होगा, तो इमीडिएट आफ्टर वन डे वी आर इन फ्रंट ऑफ यू। सेकंड क्विज़ अब स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, एरिया अंडर ए वी टी ग्राफ रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ अ यूनिट, यानी कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है उसकी यूनिट है ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी मीटर पर सेकंड एंड ऑप्शन डी केल्विन। और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं, देखते हैं कौन सही है। द आंसर इज बी, मीटर। देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है और डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में मेजर करते हैं। केल्विन टेम्परेचर के लिए होता है, सेकंड टाइम के लिए होता है, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के लिए होता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन 10 raised to the power 20 electrons are removed from a neutral metal plate, the electric charge on it is कूलम में। यानी कि जब एक न्यूट्रल मेटल प्लेट से 10 रेज टू दी पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाते हैं तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाता है, वो कूलम में आपको बताना है। ऑप्शन ए 10 रेज टू दी पावर -19, ऑप्शन बी +1.6, ऑप्शन सी -1.6 एंड ऑप्शन डी 16। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। लेट्स सी द राइट आंसर। ऑप्शन डी 16। देखिए, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं और चार्ज निकालना है। इसका फॉर्मूला क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से निकल जाता है, Q इज इक्वल टू एन ई। जब आप n की वैल्यू 10 रेज टू द पावर 20 रखेंगे और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलाम रखेंगे तो ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा डी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी। यानी कि अगर एक बॉडी का मोमेंटम डबल कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 100%, ऑप्शन नंबर बी 200%, ऑप्शन नंबर सी 300% एंड ऑप्शन नंबर डी 400%। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे ऑप्शंस मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। देखते हैं इनमें से सही कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी 300%। देखिए, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है दैट इज K इज इक्वल टू P²/2m। उसमें जब आप P को डबल करेंगे और काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला डेल्टा K/K, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप रिजल्ट निकालेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ऑप्शन नंबर सी 300%। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल in open circuit is 2.2 volt with R 5 ohm across the terminals of a cell. The terminal potential difference is 1.8 volt. The internal resistance of cell is, यानी कि जब सेल ओपन सर्किट में होता है तब उसकी प्लेटों के बीच में या टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 2.2 वोल्ट और उसका जो टर्मिनल हमने लगाया है उसका रेजिस्टेंस वो 5 ओम है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1.8 वोल्ट है। आपको सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन गिवन क्वांटिटीज़ की हेल्प से। तो वो होगा ऑप्शन ए 7/12 ओम, ऑप्शन बी 12/7 ओम,
option C 10 by 9 ohm, and option D 9 by 10 ohm. And your time starts now. टाइम अप. देखते हैं सही जवाब क्या है. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 10 बाई 9 ओम. देखिए हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r में रिलेशन होता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, या फिर एक फॉर्मूला हमारे पास R इज इक्वल टू ब्रैकेट E बाई V माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इंटू कैपिटल R. ये भी एक फॉर्मूला होता है. इन दोनों में से किसी की भी हेल्प से आप रिजल्ट निकालेंगे तो यही रिजल्ट आएगा. ऑप्शन नंबर सी 10 बाई 9 ओम. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5. A ball is dropped on the floor from the height of 10 meter. It rebounds to a height of 2.5 meter. If the ball is in contact with the floor for 0.01 second, the average acceleration during the contact is. यानी कि एक बॉल को हम 10 मीटर की हाइट से ज़मीन पर गिराते हैं और वो दोबारा उछल के 2.5 मीटर तक आती है. अगर वो बॉल फ्लोर के साथ यानी कि ज़मीन के साथ 0.01 सेकंड के लिए कांटेक्ट में थी तो उस दौरान एवरेज एक्सेलरेशन क्या था. ऑप्शन ए 2100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 1400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 700 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ऑप्शन डी 400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. काफी सारे ऑप्शंस हैं, देखते हैं किसका सही है. ऑप्शन नंबर ए 2100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द राइट आंसर. देखिए जब बॉल ड्रॉप होती है जिस हाइट से, आप वहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी से वो हिट करती है. फिर वो रीबाउंस होती है तो जितनी हाइट पर जा रही है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी वो देख सकते हैं. अब आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई, इनिशियल आ गई. फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल. यहाँ ध्यान ये रखेंगे क्योंकि जाते हुए वेलोसिटी की डायरेक्शन एक तरफ है, आते हुए उससे अपोजिट है, तो दोनों वेलोसिटीज़ का जो साइन लेंगे वो अपोजिट लेंगे. एक पॉजिटिव लेंगे तो दूसरी नेगेटिव. ठीक है, तो उससे आपका रिजल्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए 2100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. ए बॉडी कवर्स 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 seconds and 220 centimeter in next 4 seconds. What is the velocity of the body at the end of 7th second? यानी कि एक बॉडी पहले 2 सेकंड के अंदर तो 200 सेंटीमीटर कवर करती है और अगले 4 सेकंड में 220 सेंटीमीटर कवर करती है. उस बॉडी की वेलोसिटी 7वें सेकंड के एंड में क्या होगी. ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 10 centimeter per second and option D 5 centimeter per second. And your time starts now. Time up. Right answer is C 10 centimeter per second. यहाँ पे आप जो equations of motion है उसकी हेल्प ले सकते हैं. आपको टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें टाइम और डिस्टेंस का यूज़ हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र यूज़ करेंगे और फिर 7 सेकंड में जो वेलोसिटी है उसके लिए आप t को 7 लेके चलेंगे और फाइनल वेलोसिटी निकाल देंगे. ठीक है, तो आपका रिजल्ट आएगा c 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज. प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है. ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी इंफिनिटी, ऑप्शन सी हाफ ऑफ इट्स अपर्चर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
टाइम अप. द राइट आंसर इज बी, इन्फिनिटी. देखिए फोकल लेंथ किसी भी मिरर के लिए होती है रेडियस बाय 2. अब अगर प्लेन सरफेस है तो उसकी रेडियस जो है वो इन्फिनिटी होती है, और इन्फिनिटी बाय 2 भी करेंगे तो रिजल्ट इन्फिनिटी ही आएगा. दैट मीन्स फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज बी, इन्फिनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी. इनमें से कौन सी एनर्जी की एक यूनिट नहीं है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट आर, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर, एंड ऑप्शन डी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. देखते हैं सही जवाब क्या है. द राइट आंसर इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. बेटा ये एनर्जी की यूनिट नहीं होती, ये मोमेंटम की यूनिट होती है. बाकी ऊपर जो भी हैं, जूल आप पढ़ते हैं डायरेक्ट एनर्जी की यूनिट है. वाट आर ये पावर इनटू टाइम है. पावर इनटू टाइम एक तरह से एनर्जी होता है, तो उसकी यूनिट जो होगी वो एनर्जी वाली होगी. ऐसे ही न्यूटन मीटर फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क होता है, और वर्क भी एनर्जी का ही एक टाइप है. तो इसीलिए तीनों जो यूनिट हैं ऊपर वाली ए बी सी, ऑल आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी बट नॉट kilogram meter per second. So D is the right answer. Next question, question number 9. A proton of energy 12.8 into 10 raised to the power minus 13 joule enters a uniform magnetic field of 5 Tesla at right angle to the field. What is the magnetic force acting on the proton? आपको mass of proton दिया हुआ है 1.6 into 10 raised to the power minus 27 kg. उसकी एनर्जी दी हुई है, और जिस फील्ड में वो एंटर कर रहा है वो दिया हुआ है. आपको फोर्स निकालना है. आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 न्यूटन, ऑप्शन बी 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन, ऑप्शन सी 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 न्यूटन, एंड 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 न्यूटन. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. देखते हैं सही जवाब क्या है. द राइट आंसर इज ए 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 13 न्यूटन. देखिए आपको प्रोटॉन की एनर्जी दी हुई है. एनर्जी एक तरह से हाफ एम वी स्केयर होती है. यहाँ से आप वी निकाल सकते हैं. वी निकल जाएगा क्योंकि मास दिया हुआ है. मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, थीटा जो है वो कितना होता है 90, क्योंकि राइट एंगल दे रखा है. और फोर्स का फॉर्मूला होता है बी वी क्यू साइन थीटा. बाकी सारी चीज़ें आपके पास हैं. प्रोटॉन का चार्ज आप जानते हैं. वैल्यू पुट करके जो रिजल्ट आता है दैट इज ए 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 13 न्यूटन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. ए मैन इज 16 मीटर बिहाइंड अ बस when it starts accelerating at 2 meter per second square. Time taken by him to board the bus is, यानी कि एक बस जब एक्सेलरेट होना स्टार्ट होती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो एक मैन उसके 16 मीटर पीछे खड़ा है. बस को पकड़ने के लिए जो समय लगेगा वो होगा 2 सेकेंड. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 3 सेकेंड, option C 4 second, and option D 5 second. And your time starts now. टाइम अप. देखते हैं सही जवाब क्या है. राइट आंसर इज 2 सेकेंड. देखिए आपको डिस्टेंस दिया हुआ है कितना पीछे है वो, और बस स्टार्ट हो रही है, तो जितना भी डिस्टेंस बस कवर करेगी मैन को उससे 16 मीटर एक्स्ट्रा कवर करना है. तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड यू विल गेट द आंसर 2 सेकेंड. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11. द EMF ऑफ 3 आइडेंटिकल सेल कनेक्टेड इन पैरेलल इज 6 वोल्ट. द EMF ऑफ ईच इज, यानी कि 3 सेल हैं एक जैसे बिल्कुल, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो उनका जो EMF आता है वो 6 वोल्ट आता है. तो हर एक का EMF कितना होगा? ऑप्शन ए
6 volt, option B 2 volt, option C 3 volt, and option D none of these. And your time starts now. टाइम अप. देखें सही जवाब क्या है. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 6 वोल्ट. देखिए सीरीज में जो होता है वो अगर हम करें तो डिवाइड करना पड़ता, क्योंकि तीनों सेल का जो ईएमएफ होता वो ऐड होता. लास्ट क्विज में हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, वहाँ सेल सीरीज में थे, लेकिन यहाँ पैरेलल में है. पैरेलल में जितना एक का ईएमएफ होगा उतना ही कॉम्बिनेशन का होगा, तो हर एक का ईएमएफ 6 वोल्ट होगा. सो ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. A person using cylindrical lens must be suffering from. एक पर्सन जो सिलेंड्रिकल लेंस यूज कर रहा है उसको कौन सा डिफेक्ट होगा आई में. ऑप्शन ए मायोपिया, ऑप्शन बी एस्टिग्मेटिज्म, ऑप्शन सी हाइपरमेट्रोपिया एंड ऑप्शन सी कैटरेक्ट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एस्टिग्मेटिज्म. देखिए एस्टिग्मेटिज्म वो डिफेक्ट होता है इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो ग्रिड है उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता, या तो बंदा हॉरिजॉन्टली क्लियर देख पाता है या वर्टिकली, क्योंकि आंख का जो कॉर्निया है उसके कर्वेचर में डिफेक्ट आ जाता है, तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सिलेंड्रिकल लेंसेज से होता है. तो एस्टिग्मेटिज्म विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. इफ देयर इज नो एटमोस्फेयर द कलर ऑफ द स्काई इज. यानी कि अगर वायुमंडल ना हो तो हमें आसमान कैसा नजर आएगा. ऑप्शन ए वाइट, ऑप्शन बी ब्लैक, ऑप्शन सी रिमेन सेम यानी कि नीला है तो नीला रहेगा, ऑप्शन डी येलो. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. द राइट आंसर इज ब्लैक. क्योंकि बेटा एटमॉस्फेयर होता है तो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होके या स्कैटर होके आपकी आंखों में आती है, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर के पार्टिकल ही नहीं होंगे तो लाइट कहीं से भी स्कैटर होके नहीं आएगी, डायरेक्ट आ रही है सन से. आपको स्काई में कुछ लगेगा ही नहीं. दैट मीन्स अब कुछ नहीं लगेगा यानी कि कुछ दिखेगा नहीं, तो उसका इंप्रेशन ब्लैक होता है. जैसे रात हो जाती है तो हमें हर चीज़ ब्लैक नज़र आती है. ब्लैक मीन्स एब्सेंस ऑफ लाइट, क्योंकि कोई लाइट आपकी आंखों में नहीं आ रही है, तो इसलिए हमें स्काई का कलर भी क्या नज़र आएगा बेटा, ब्लैक नज़र आएगा, क्योंकि कहीं से भी कोई लाइट आपकी आंखों में एटमॉस्फेयर से नहीं आ रही, डायरेक्ट सन से आ रही है. तो सन तो दिखेगा पर आसमान नहीं दिखेगा. नहीं दिखना मतलब ब्लैक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14. Two planets revolve around the sun in circular orbits with radii r and 4r respectively. The ratio of their time period around the sun is. यानी कि सन के अराउंड दो प्लानट रिवॉल्व कर रहे हैं, एक की रेडियस r है दूसरे की 4r है. उनके टाइम पीरियड्स का रेशियो क्या होगा. ऑप्शन ए 1/16, ऑप्शन बी 1/8, ऑप्शन सी 1/4 and option D 1/2. Your time starts now. टाइम अप. देखते हैं सही जवाब क्या है. ऑप्शन बी 1/8. आप में से कईयों ने बहुत सही जवाब दिए हैं, कुछ गलत भी हैं. देखिए इसमें क्या है, आपको रेडियस दे रखी हैं दोनों प्लैनेट्स की और टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है. इसमें बेटा केपलर्स थर्ड लॉ लगेगा, टी स्केयर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. इससे आपके पास दो इक्वेशन हो जाएगी, T1 स्केयर इज इक्वल टू के आर वन क्यूब, T2 स्केयर इज इक्वल टू के आर टू क्यूब. डिवाइड कर देंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आएगा B 1/8.
अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज रेडिएशन हैज़ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ? इनमें से किस रेडिएशन की वेवलेंथ सबसे कम है? ऑप्शन ए माइक्रोवेव्स, ऑप्शन बी एक्स रेज, ऑप्शन सी गामा रेज, एंड ऑप्शन डी रेडियो वेव्स. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. द आंसर इज गामा रेज. देखिए बेटा, जो आपके पास स्पेक्ट्रम होता है, सन का स्पेक्ट्रम, उसमें जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली रेज हैं वो गामा रेज हैं, और जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम. तो गामा की वेवलेंथ जो होगी वो सबसे कम रहेगी इनमें भी, और वैसे ओवरऑल देखें तो भी. तो आज के सभी क्वेश्चंस यहीं पे फिनिश हो रहे हैं. आप सभी अपना स्कोर कैलकुलेट करें और मुझे बताएं. नेक्स्ट क्विज के लिए तैयार रहें. आई होप आप इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे और नॉलेज तो इंक्रीज हो ही रही है. तो स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.